हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? Which of the ecological pyramid show both upright and inverted type? यहाँ से पूछा है कि पिरामिड जो उल्टा और सीधा दोनों किसमें पाया जाता है। क्या वो संख्या की पिरामिड है, जीवभार का है, ऊर्जा का पिरामिड है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों ऑप्शन डी हो जाएगा? फ्रेंड्स, आपको बता दें, जो पिरामिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पिरामिड नंबर का, एक होता है बायोमास जिसे जीवभार का पिरामिड कहा जाता है, और एक होता है एनर्जी का पिरामिड। नंबर का और बायोमास का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का होता है। नंबर का पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास ये उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, जो ऊर्जा का पिरामिड है, ये हमेशा सीधा होता है। किसी भी कंडीशन में हो, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये हमेशा सीधा होगा। और ये उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के होते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। दूसरा क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर पर ऊर्जा सबसे अधिक है? पोषक स्तर से प्रथम उपभोक्ता, उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता, उत्पादक, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तैयारी 3.0 1 to 5 में आया हुआ ये क्वेश्चन है री एग्जाम में कि किस स्तर पर ऊर्जा जो होती है वो सर्वाधिक होती है। तो आपको बता दें, पोषक स्तर जो होता है उत्पादक वाला, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। सबसे लास्ट में यहाँ बैठता है प्रोड्यूसर। कौन बैठता है? प्रोड्यूसर। फिर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आता है सेकेंडरी उपभोक्ता, फिर आता है टर्शरी उपभोक्ता। यहाँ पे ऊर्जा जो होती है ये सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे ऊर्जा क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। पेड़ पौधे, हरे पौधे यहाँ पे आते हैं, जो ऊर्जा को बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादक। उत्पादक से जब अगले ट्रॉपिक लेवल पे ऊर्जा पहुँचती है तो ये इसका 10% पहुँचता है। यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है उसका 10% इसमें पहुँचता है, उसका 10% यहाँ, उसका 10% यहाँ। यानी कि ऊर्जा जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। कितनी होती है? 10% एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। पहला प्रोड्यूसर, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा सेकेंडरी उपभोक्ता, और तीसरा ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो टर्सरी। देखिए, पहला जो हो गया वो प्रोड्यूसर हो गया, पहला ट्रॉपिक लेवल। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है लेकिन ये प्रोड्यूसर है। ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है लेकिन ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, सेकेंडरी उपभोक्ता है। ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है और टर्सरी उपभोक्ता है। ठीक है, ऊर्जा यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी 1000 किलोग्राम है तो यहाँ पे 100 ही बचेगा, यानी कि 10% ही जाएगा, यहाँ पे 100 पहुँचेगा। और यहाँ पे 100 पहुँचा तो यहाँ पे 10 किलोग्राम ही पहुँचा, और लास्ट में 1 किलोग्राम ही पहुँचता है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा जो होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे 10% ही ऊर्जा जो होती है वो जाती है। इसका नियम किसने दिया था? ऊर्जा ट्रांसफ़र का नियम किसने दिया था? तो ऊर्जा ट्रांसफ़र का नियम लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? बाघ, हिरण और घास, हिरण और बाघ, घास, मछली और गाय, घास, खरगोश और हाथी। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप देखिए, ये जो खाद्य श्रृंखला है, पहला घास, हिरण और बाघ, ये देखिए आपके कौन हो गए? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी। और शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी। शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी। तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी अगर हम दूसरे में देख लें तो इसमें घास तो सही है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं ट्रॉपिक लेवल की, मतलब मछली की, तो जो आपका पाउंड सिस्टम में पाया जाता है और घास जो होता है ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मछली को गाय थोड़ी ना खाएगी। घास सही है,
खरगोश सही है, घास को खरगोश खाएगा। अब खरगोश को हाथी थोड़ी ना खाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही हो गया आपका पहला, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम होता है, एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? हवा की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण को जानने के लिए, मापने के लिए एसपीएम का यूज किया जाता है, एसपीएम सिस्टम। एसपीएम का फुल फॉर्म पूछा है, सॉलिडिफाइड पार्टिकुलर मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, सॉल्युबल पार्टिकुलर मेटल, नन ऑफ एबव, मोर ऑफ एबव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलर मेटल, निलंबित कणिका तत्व। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलर मेटल। ठीक है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण में एसपीएम का यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा सही है? अब देखिए ईवीएस में नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से पूछा कौन सा नेशनल पार्क किससे मैच कर रहा है, इसमें से कौन सा सही है? क्या गुइंडी तमिलनाडु में है, भगवान महावीर बिहार में है, बलपक्रम मेघालय में है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि भगवान महावीर जो है वो कहाँ पे है? गोवा में है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नहीं दिया है, मैं भी स्किप कर गई थी, आपको स्किप नहीं करना है, नहीं दिया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बात करें गुइंडी की, तो ये तमिलनाडु में ही प्रेजेंट है, चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में, बिल्कुल सही है। भगवान महावीर ये बिहार में ना होके कहाँ पे है? गोवा में है। भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गोवा में है। बलपक्रम मेघालय में है, ये भी बिल्कुल सही है। चूंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान महावीर कहाँ पे है? गोवा में है। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है और गुइंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगर आप चाहेंगे कि नेशनल पार्क का केवल नेशनल पार्क के अलग से क्लास करा दिया जाए तो मैं वो भी करा दूंगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताते हैं कि आपको नेशनल पार्क पे क्लास करना तो मैं वो भी कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में प्रेजेंट है। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में, जिसे शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। शांत वैली क्या है? एक नेशनल पार्क है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये कब घोषित किया गया? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सोडियम, सल्फर डाइऑक्साइड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अम्लीय वर्षा के लिए जो प्रदूषक है वो उसका मुख्य कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 N2O, ये भी जो होते हैं वो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें अम्लीय वर्षा की तो इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है 4.2 से 4.4, इसका पीएच होता है अम्लीय वर्षा का। यानी कि जब 5 से नीचे, इसका पीएच 5 से नीचे चला जाए तो अम्लीय वर्षा मानी जाती है। जो ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं SO2, ये वाटर वेपर से क्रिया करते हैं, H2O से वाटर वेपर से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं, H2SO4 बना लेते हैं, H2SO4 बना लेते हैं वाटर वेपर से क्रिया करके। और जो आपके नाइट्रोज ऑक्साइड होते हैं NO2, ये भी आपका वाटर वेपर से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं और ये अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ मात्रा में अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो मुख्य कारण होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, चीड़ के जंगल, झाड़ियों के जंगल, बाज के जंगल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। पर्वतीय क्षेत्रों में जो पक्षियों की अधिक प्रजातियां होती हैं वो बाज के जंगल में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज गिवन टू ओनली होल इकोसिस्टम, द होल इकोसिस्टम, ओनली फ्लोरा,
एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में जो सुरक्षा दी जाती है वो पूरे यानी कि होल इकोसिस्टम को दी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। होल इकोसिस्टम में कौन कौन आता है? वनस्पति प्रजाति, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण भी राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे सीएफसी कहा जाता है, आपसे सीएफसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब ये सीएफसी वातावरण में निर्मुक्त होती है तो क्या विनष्ट होता है, यानी कि क्या नष्ट होता है, कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है? बीटा मॉलिक्यूल्स, ओजोन मॉलिक्यूल्स, हीलियम मॉलिक्यूल्स, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सीएफसी के कारण सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो ओजोन मॉलिक्यूल्स का होता है। किसका होता है? ओजोन मॉलिक्यूल्स का होता है, यानी कि ओजोन परत का क्षरण होता है। सीएफसी निकलता कहाँ से है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये रेफ्रिजरेटर, एसी आदि में यूज किया जाता है ठंडा रखने के लिए, और ये जो होता है ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि यह ओजोन अणुओं का क्षरण करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम क्या है, तो इसे फ्रियान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फ्रियान के नाम से जानते हैं। सीएफसी को फ्रियान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है जो ओजोन के अणुओं का क्षरण करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ओजोन से कि ओजोन जो होता है ये किस मंडल में पाया जाता है, किस स्फीयर में पाया जाता है? तो जो ये ओजोन है ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन की परत। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पे, कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो ओजोन छिद्र है वो अत्यधिक स्पष्ट रूप से हमें अंटार्कटिक क्षेत्र पे दिखता है। कहाँ पे दिखता है? अंटार्कटिक क्षेत्र पे दिखता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, और ये जो ओजोन है ये समताप मंडल में पाया जाता है। अंटार्कटिक क्षेत्र पर यह विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत पतली हो गई है। ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? 15 से 30 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होती है? बैक्टीरिया उत्पादक, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इकोसिस्टम में बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं ये अपघटक मृतजीवी होते हैं। ठीक है, ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा किया गया था। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। चाहे आप बात करें बैक्टीरिया की, चाहे आप बात करें कवक की, चाहे आप बात करें वायरसेस की, ये चारों ट्रॉपिक लेवल पर पाए जाते हैं। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। जो भी पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं जो भी पेड़ पौधे मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनको सड़ाने गलाने का कार्य यही बैक्टीरिया और कवक करते हैं। उसके बाद जितने शाकाहारी होते हैं यहाँ भी अपघटक पाए जाते हैं, यहाँ भी अपघटक पाए जाते हैं, मांसाहारी के पास भी और सर्वाहारी के पास भी अपघटक पाए जाते हैं। ये अपघटक का काम करते हैं, डिकम्पोजर का काम करते हैं, और ये जो होते हैं ये संपूर्ण ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज इकोसिस्टम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इकोसिस्टम एजी टांसले ने किया था। किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देहरादून में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 1906 में की गई। कब की गई? 1906 में की गई। कहाँ पर? देहरादून में। नाम क्या है? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसे वर्तमान में वन अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो उसका नाम हो गया वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यह संस्था न केवल भारत अपितु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वैज्ञानिक वानिकी के विकास का पर्याय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, HF, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई भी इनमें से जो है द्वितीयक प्रदूषक नहीं है।
द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक वे होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक और अन्य वायुमंडलीय घटकों के बीच क्रिया करके बनते हैं, उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। द्वितीयक प्रदूषक कौन से होते हैं? जैसे पैन हो गया, रासायनिक धुंध हो गया जिसे आप कोहरा कहते हैं, ओजोन हो गया, अम्ल वर्षा हो गया, ये सब द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक प्रदूषक जो होते हैं ये प्राथमिक वायु प्रदूषक यानी कि जो पहले वायु प्रदूषक होते हैं और वायुमंडलीय घटकों के बीच आपस में क्रिया करके बनते हैं। ठीक है, और प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक प्रदूषक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, HFC, ये सब प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनमें जितना ऑप्शन दिया था इसमें से कोई भी द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। द्वितीयक प्रदूषक में अगर आपको एग्जाम्पल पूछ ले तो पैन हो गया, रासायनिक धुंध हो गया, ओजोन हो गया, अम्ल वर्षा हो गया, ये सब द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? आर्द्रता, जंतु, उष्णांत, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें से पूछा है कौन सा नॉन लिविंग नहीं है, तो आर्द्रता और उष्णांश ये दोनों नॉन लिविंग है, जबकि बात करें जंतु की ये आपका लिविंग है, तो ये अजीविकीय कारक नहीं है, जबकि ये कैसा है? जीवीय कारक है, लिविंग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जंतु। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक का प्रभाव प्रायः निम्न में से किस पर पाया जाता है? फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि एक से अधिक। क्यों? क्योंकि जो वायु प्रदूषक होता है इसका प्रभाव जो है फूलों पर भी, तनों पर भी और पत्तियों पर, तीनों जगह देखने को मिलता है। जब वायु में प्रदूषण की मात्रा अधिक हो जाती है तो पौधों के जो फूल होते हैं, तने होते हैं और पत्तियां होती हैं, तीनों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका प्रभाव कैसा होता है? नकारात्मक होता है, हानिकारक होता है। ठीक, ये जो होते हैं ये जमीनी स्तर से ओजोन जैसे हानिकारक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालते हैं। अगर ओजोन की बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालते हैं, पेड़ों की पत्तियों और फूलों को बढ़ने से रोकते हैं और उन्हें खिलने में भी देरी होती है। इसके अलावा अम्लीय वर्षा जो होता है और मिट्टी द्वारा जो अवशोषण होता है, मिट्टी में जो प्रदूषण होते हैं, ये सब पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना पूछा है। 1667, 1767, 1867, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1767। 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य कृषि सूचक है। मत्स्य कृषि सूचक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संभववाद। मत्स्य कृषि सूचक कौन सा है? संभववाद। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगे हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी की विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय प्रक्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मत्स्य कृषि, फलोद्यान व चारागाहें इत्यादि संभववाद के सूचक हैं। ठीक है, संभववाद के सूचक हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषक ने जन्म दिया नियतिवाद को, नौ नियतिवाद को, वैज्ञानिक नियतिवाद को, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। पर्यावरण प्रदूषक ने एक से अधिक चीजों को जन्म दिया, यानी कि पर्यावरण प्रदूषक की वजह से नियतिवाद, नव नियतिवाद और वैज्ञानिक नियतिवाद तीनों का ही विस्तार हुआ। एक भूगोलवेता थे, भूगोल के जानकार थे जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने एक संकल्पना प्रस्तुत की और इसमें इन्होंने दो विचारों को, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को प्रलक्षित करता है। इनकी जो संकल्पना है वो पर्यावरण के निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को प्रलक्षित करता है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद नाम दिया। इन्होंने इसका नाम क्या दिया? नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद नाम दिया था। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए
पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? पादप वृद्धि से, जनसंख्या वृद्धि से, फसल वृद्धि से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या वो पादप वृद्धि होगा? प्लांट की जब वृद्धि होगी तो क्या पर्यावरण को खतरा होगा? नहीं, प्लांट वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा नहीं होता, पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए हमारी जो भारत सरकार है कई योजनाओं के माध्यम से वृक्षारोपण योजना, वृक्ष लगाओ, अर्थ डे पे भी वृक्ष लगवाया जाता है, क्योंकि पादप वृद्धि जो होता है वो पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जनसंख्या वृद्धि, ये जो जनसंख्या वृद्धि है जिसमें भारत इस समय नंबर 1 पे चल रहा है, यही पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फसल वृद्धि भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे पूछा है इसमें से जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? पश्चिमी घाट, नंदा देवी, अरावली, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, आप सबका डिमांड था कि ईवीएस की क्लासेस चलाई जाए क्वेश्चन वाइज, तो मैंने ईवीएस थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप सब अनुरोध कर रहे थे कि आप सबका ही मांग था कि ईवीएस की क्लासेस चलाई जाए। अगर आप ईवीएस की क्लासेस और पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए कि आपको किस चीज़ की क्लासेस की और ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट, नंदा देवी, अरावली, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत का जो पश्चिमी घाट है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियाँ, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हों, उन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से? एक है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। कितने हैं? 4। बहुत ध्यान से देखिएगा और इन्हें याद करके जाइएगा। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट पेपर में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, क्योंकि ये आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है जो पेपर कैंसिल हो गया था। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बीपीएससी जो है, आयोग जो है, वो एक क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में कितने हैं? 4 है। कौन सा है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। ठीक है, ये 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में है। अगला क्वेश्चन है बीओडी, जिसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन की मांग। इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या इसका फुल फॉर्म है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में जैविक ऑक्सीजन की मांग कहते हैं। ये इंगित करता है पानी बहुत प्रदूषित है, पानी कम प्रदूषित है, पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज़्यादा है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी बहुत प्रदूषित है। जब पानी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है तब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाए तो आप समझ लीजिए पानी में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। पानी जब बहुत प्रदूषित होता है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है ये उच्च हो जाता है, इसकी मांग जो होती है उच्च हो जाती है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होने का मतलब है कि पानी गुणवत्ता अच्छी है, पानी शुद्ध है। ठीक है, यहाँ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा या कम होगा तब पानी शुद्ध होगा। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब कम होगा यानी कि ऑक्सीजन कम मांग रहा है, पानी जो है वो ऑक्सीजन कम मांग रहा है, उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रहा है तो पानी शुद्ध होगा। लेकिन जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा तो पानी अशुद्ध, पानी की गुणवत्ता में कमी को दर्शाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है, रोगजनकों के कारण, गलफड़ों के बंद होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण। जो पानी वाटर पॉल्यूशित है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बीओडी परीक्षण के द्वारा उसका जांच किया जाएगा कि इसमें ऑक्सीजन की कमी है जो पानी की गुणवत्ता को दर्शाता है, जिसके कारण मछलियों की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि जल दूषित हो जाता है और दूषित जल में ऑक्सीजन की कमी होती है और मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं, मछलियों में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्ति पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर प्रदेश में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप में। भारत में प्रवाल भित्ति जो है, कोरल लीफ जो है, ये केवल अंडमान निकोबार द्वीप में ही नहीं बल्कि कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह में भी पाया जाता है। परवाल भित्ति जो होता है, ये कोरल लीफ जो होता है, ये समुद्री एरिया में पाया जाता है। तो हम सभी को पता है हिमालय क्षेत्र कुछ यहाँ पे है, यहाँ से कोई भी समुद्र सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश भारत में यहाँ पे है, यहाँ पे भी कोई पानी का एरिया नहीं है। लेकिन ये क्षेत्र जो आपका ये थोड़ा सा राजस्थान और गुजरात से होता हुआ यहाँ पे जो क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे परवाल भित्ति आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे अंडमान और निकोबार है। अगर भारत के रफली मैप की बात करें, ये भारत का इधर का क्षेत्र है और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अंडमान और निकोबार है, यहाँ पे परवाल भित्ति पाई जाती है। यहाँ पे कच्छ का रण है, यहाँ पे भी परवाल भित्ति पाई जाती है। यहाँ पे गुजरात से बिल्कुल सटा हुआ कच्छ का रण, और यहाँ पे आपका है लक्षद्वीप द्वीप समूह, यहाँ पे भी परवाल भित्ति पाई जाती है। साथ ही साथ मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में भी परवाल भित्ति यानी कि कोरल लीफ पाई जाती है। कोरल लीफ क्या होती है? कोरल लीफ जो होती है ये पारिस्थितिकी तंत्र को शुद्ध बनाने में काम में आती हैं। ठीक है, मूंगा भी एक प्रकार का कोरल लीफ है। मूंगा जो हम लोग आजकल अंगूठियों में यूज करते हैं, एक स्टोन के रूप में यूज करते हैं, ये भी एक प्रकार का कोरल लीफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? यहाँ पे पूछा है कि अफ्रीका में एक सम्मेलन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। ठीक है, वो किस वर्ष हुआ था? नेचुरल रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए एक संरक्षण हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1968 में, 1919 में, 1990 में, 1918 में, 80 में या फिर 1960 में? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1968 में अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र, ये उस समय के करंट में था जब ये क्वेश्चन आया हुआ था टीआरई 3.0 री एग्जाम में। उस समय ये करंट में क्वेश्चन था कि सुंदरवन में या फिर कॉर्बेट में यानी कि जिम कॉर्बेट में या फिर मुरैना में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के मुरैना नेशनल पार्क में घड़ियाल को जो है घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के मुरैना में, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? वैध कारण नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, वैध कारण नहीं है। बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी का भी एक कारण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बृहद पैमाने पर आयोजनों का विकास, कृषि का विस्तार तथा चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण तीनों वनस्पतियों और जीवों की कमी के वैध कारण नहीं है। ठीक है, तीनों ही वैध कारण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल निकास जिसे एग्जॉस्ट कहते हैं का सबसे खतरनाक प्रदूषक है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक प्रदूषक कौन सा है? पारा, कैडमियम, सीसा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक पदार्थ क्या है? क्या वो मरकरी है, कैडमियम है, लेड है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेड। लेड जो है ये ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे ज्यादा प्रदूषक पदार्थ है, सबसे ज्यादा खतरनाक पदार्थ है लेड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे आप सीसा कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है पीवी। पीवी से लेड को प्रदूषित करते हैं और ये ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक प्रदूषक है। ठीक है, इसका शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे न्यूरोलॉजिकल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रभाव इसका देखने को मिलता है। ठीक है, लेड से। अगर आपसे पूछा जाए कि मरकरी से कौन सा रोग होता है, मरकरी से कौन सी बीमारी होती है, तो मरकरी से जो होता है वो मिनी माता रोग होता है। मरकरी अगर अधिक हो जाए तो कौन सा बीमारी होता है? मिनी माता रोग होता है, मिनी माता। बात करें कैडमियम की तो
कैडमियम से कौन सी बीमारी होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि कैडमियम में कौन सी बीमारी होती है। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना सही जवाब देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपका कमेंट दिखाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अशांति यानी कि इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस, या फिर तबाही, या फिर पारिस्थितिकी क्षरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। मानव गतिविधियों के कारण जो पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इकोलॉजिकल डिग्रेशन। इकोलॉजिकल डिग्रेशन पारिस्थितिकी क्षरण कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य है। होम स्टेट ऑफ वन हॉर्न राइनोसोर्स इज गुजरात, केरल, असम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जो सींग युक्त गैंडा है वो भारत के असम में पाया जाता है। असम इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। सींग युक्त गैंडा जिसे भारतीय गैंडा कहते हैं, राइनो इसकी प्रजाति है, राइनो, और ये कहाँ पे पाया जाता है? असम में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक सींग वाले गैंडे की पहचान एकल काले सींग और त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे रंग से होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि असम का कौन सा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है, और ये एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आईयूसीएन की लाल सूची में भी ये जो है शामिल है। आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में ये शामिल है। आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में कौन शामिल होता है? जो लुप्त होने के कगार पे हो उन्हें रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। तो जो एक सींग वाला गैंडा है जो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, ये आईयूसीएन की रेड सूची में शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इसके पहले का जब हम लोग इसके फर्स्ट वीडियो जो हम लोग ईवीएस का कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन जो आए हुए थे वो मैच द फॉलोइंग करके आए थे, जिसमें महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा था और उसको मिलाया था बिहार से, जो आपका गलत हो गया था। क्वेश्चन हमेशा आयोग घूम फिर कर वही देता है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल देता है, इसलिए प्रीवियस ईयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जो आपके सॉल्व करवाया जा रहा है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बात करें महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो ये गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में। महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे मौजूद है? गोवा में है। इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? गोवा में है, ठीक है। वहीं पे बात करें राजस्थान में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, तो सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में कूनो है। मध्य प्रदेश में कौन है? कूनो है। ये चीते के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। कूनो नेशनल पार्क, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पांचवी बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? भारत में बाघों की संख्या कितनी है 2022 के अनुसार आपको बताना है। 3167, 3267 या 3067। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में बाघों की जनसंख्या 2022 के अनुसार 3167 है। कितनी? 3167 है, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। क्यों? टाइगर को, बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मेघालय टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? मेघालय यहाँ से बेसिकली पूछ रहा है कि मेघालय टाइगर रिजर्व किससे संबंधित है, कहाँ पे प्रेजेंट है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो मेघालय नहीं, मेलघाट टाइगर रिजर्व है। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में मौजूद है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में मेलघाट टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, हो सकता है अगली बार आपसे महाराष्ट्र न दे के अमरावती दे दे, तो अमरावती जिला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और वहीं पर क्या स्थित है? मेलघाट टाइगर रिजर्व स्थित है। यह टाइगर रिजर्व मध्य भारत में सतपुड़ा हिल रेंज की दक्षिणी शाखा पर स्थित है। कहाँ पर? सतपुड़ा हिल रेंज की दक्षिणी शाखा पर, जिसे
ग गवीलगढ़ हिल कहा जाता है। सतपुड़ा हिल रेंज को क्या कहा जाता है? गवीलगढ़ हिल कहा जाता है। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि ये किस हिल पर स्थित है, तो सतपुड़ा हिल रेंज के गवीलगढ़ हिल पर स्थित है। ठीक है। 1974 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। मेलघाट को बाघ अभयारण्य कब घोषित किया गया? 1974 में घोषित किया गया। किस अधिनियम के तहत, किस अधिसूचना के तहत? तो 1973 1974 में अधिसूचित पहले 9 बाघ अभयारण्यों में से ये एक है। ठीक है। 1973 में क्या हुआ था? 1973 में बाघ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था 1973 में। उसमें 9 बाघ अभयारण्य घोषित किए गए थे। उनमें से एक ये है मेलघाट टाइगर रिजर्व। ठीक है। कहाँ पे है? अमरावती जिला, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में, गवीलगढ़ हिल पर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? यानी कि जो हिमालय ब्राउन बियर है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है और डिजर्ट फॉक्स है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? रेयर स्पीसीज के, या फिर विलुप्त प्राणी जिसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं, या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज या लुप्त प्राय प्राणी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है रेयर स्पीसीज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रेयर स्पीसीज के ये एग्जाम्पल है हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी। ये दुर्लभ प्रजातियों के उदाहरण हैं। दुर्लभ प्रजातियां यानी कि जो अब बहुत कम देखने को मिलती हैं, लुप्त प्राय हो गई हैं, या फिर अब देखने को बहुत कम मात्रा में मिलती हैं। अभी हैं, मौजूद हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन ये लुप्त प्राय हो गई हैं। तो उसमें ये आता है हिमालय भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस की वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? यहाँ पे जो गैस दिया हुआ है इनमें से पूछा है किसको वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। क्या वो आर्गन है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी को पता है जो यहाँ पे मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यही वायु प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे SO2 लिखते हैं। यही SO2 जब SO2 आपका वाटर वेपर H2O से क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, H2SO4 बनाता है, जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आर्गन को AR कहा जाता है, AR लिखा जाता है, और ऑक्सीजन को O2 इसका सिंबल होता है। ठीक है। जो वायु प्रदूषक है वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब वायु प्रदूषक के रूप में गिने जाते हैं। जबकि ऑक्सीजन और आर्गन जो है ये प्राकृतिक रूप से वायु में पाए जाते हैं और ये प्रदूषक गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। क्योंकि आप बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन यानी कि इस दिन क्या हुआ था, लोगों ने पेड़ों को राखियाँ बांधी थी और उनका रक्षा करने का उद्देश्य रखा था अपने मन में कि हम लोग वृक्षों की रक्षा करेंगे। वृक्ष सुरक्षा दिवस को मनाया गया रक्षाबंधन के दिन और लोगों ने पेड़ों को राखियां बांधी। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। उद्देश्य क्या था? पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक। कहाँ पे मनाया गया? बिहार में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है? लकड़ी, रुई, एल्युमिनियम पन्नी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम फॉयल। लकड़ी जो होती है और जो कॉटन होता है ये जैव निम्नीकरण आता है, यानी कि इनका डिकम्पोज किया जा सकता है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन जो एल्युमिनियम फॉयल होता है ये जैव निम्नीकरण नहीं होता है। इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है? ओमनीवोरस, कॉर्निवोरस, हर्मीवोरस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन हिंदी में नहीं दिख रहा है तो आपको बता दें, ये आपका जब TRE एग्जाम 2.0 में क्वेश्चन आया था तो सेम टू सेम क्वेश्चन यही आया था कि यहाँ पे आपको इसकी हिंदी नहीं दी हुई थी, केवल इंग्लिश ही दिया हुआ था। हम सभी को पता है जो मांसाहारी होते हैं वो मांस खाते हैं। कौन खाता है मांस? मांसाहारी मांस खाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका हिंदी नहीं दिया हुआ था, हिंदी नहीं दिया हुआ था, इंग्लिश में बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्निवोरस। कार्निवोरस को ही मांसाहारी कहा जाता है, ओमनीवोरस को सर्वाहारी कहा जाता है और हर्बीवोरस को शाकाहारी कहा जाता है। हर्बीवोरस को क्या कहा जाता है? शाकाहारी, शाकाहारी, और कार्निवोरस को मांसाहारी
मांसाहारी और ओमनीवोरस को सर्वाहारी कहा जाता है। सेम एग्जाम में सेम ऑप्शन दिए हुए थे, लोग कंफ्यूज हो गए थे कि मांस खाने वाले जीव मांसाहारी कहलाते हैं, उनको इंग्लिश में कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाहवित्ती, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी बायोस्फीयर, सुंदरवन, नीलगिरी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है इसमें समृद्ध बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है। भारत में 4 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से मन्नार की खाड़ी भी एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव में वर्गीकृत किया गया है। क्या यह सही है? इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। तीसरा है, यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती हैं और शिकार करती हैं। चौथा, इसे भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। हम लोग बात कर रहे हैं गंगा डॉल्फिन की, जिसे गैंगेटिक डॉल्फिन कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन जो है ये IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल है, ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। या इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का एक राज्य अभी हाल ही में राजकीय जीव भी बनाया है डॉल्फिन को, वो कौन सा राज्य है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने भारत को राजकीय जलीय जीव के रूप में नामित किया है। राष्ट्रीय जलीय जीव तो डॉल्फिन है ही, गंगा डॉल्फिन है ही, लेकिन एक राज्य ने भी इसे राजकीय जलीय जीव भी मान्यता दी है। वो कौन सा राज्य है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? यानी कि पूछा है लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है? वायु से, पर्वत से, महासागर से, मीठे पानी के ग्लेशियर से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा महासागर से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है? महासागर से संबंधित है। 2022 में ये क्वेश्चन 2023 में आया था, 69 BPSC 2023 में आया था। और ये जो 2022 में ये जो सम्मेलन हुआ था उस समय इसका जो थीम था वो था हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए जिसे मनोरिया एमिस कहा जाता है, कछुए का साइंटिफिक नाम यहाँ पे दिया है मनोरिया एमिस, मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? नातांगनी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नातांगनी नेशनल पार्क में कछुए की सबसे बड़ी प्रजाति छोड़ी गई है। ठीक है, ये जो कछुआ है ये कैप्टिव नस्ल की कछुआ है, एशियाई विशालकाय कछुआ है, मतलब कि ये सबसे बड़ी प्रजाति है और इसे नातांगनी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। नातांगनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भारत का, जब आप भारत का मैप देखते हैं तो आप भारत के जब उत्तर पूर्व में जाते हैं तो यहाँ पे आपको भारत का एक राज्य नागालैंड दिखता है, जहाँ पर ये नातांगनी राष्ट्रीय उद्यान है भारत के नागालैंड में। ठीक है, यहाँ पर है और यहाँ पे कछुआ का सबसे बड़ा प्रजाति छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? तमिलनाडु, सिक्किम, असम या मेघालय? यहाँ पे पूछा गया गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सा वो राज्य जिसने गिद्धों के संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु इस समय विवादों में है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से याद करके जाना है जो ऐसे राज्य से संबंधित है जो विवाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें
मिट्टी खनिजों से भरपूर है। कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए जो केरल की शांत वैली है, जो साइलेंट वैली है, शांत घाटी है, ये संरक्षित की गई है। क्यों? क्योंकि इसमें पौधे होते हैं, जो पौधे हैं और जानवरों की ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो अब भारत में विलुप्त हो गई हैं या लुप्त प्राय हो गई हैं, दुर्लभ है, अब उन्हें देखा नहीं जाता। ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं केरल की शांत घाटी में, इसलिए इसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई? 2010, 2011, 2012, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है कि आने वाले किसी एग्जाम में आपसे एनजीटी का फुल फॉर्म पूछ ले। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फुल फॉर्म क्या है? तो ये जो है एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। कब की गई थी? 1910 में की गई थी। 18 अक्टूबर 1910 को एनजीटी की स्थापना की गई भारत सरकार के द्वारा। हिंदी में इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं, और अगर इंग्लिश में बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए किया गया है। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष हैं। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है एनजीटी का? तो एनजीटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 100 स्थानें इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? यानी कि यहाँ पे पूछा है कौन सा इन सीटू में शामिल नहीं है? वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वनस्पति उद्यान इन सीटू में शामिल नहीं है। ठीक है, स्वास्थाने या इन सीटू प्रकार के संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित क्षेत्र बनाकर संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि आते हैं। और जब अगर बात करें हम वनस्पति उद्यान की, तो ये एक्स-सीटू के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एक्स-सीटू के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछ ले भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि, वन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। रामसर सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन पूछा है, किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आर्द्र भूमि, वेटलैंड। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से संबंधित है। रामसर नाम इसका ईरान के एक शहर रामसर पर पड़ा। ईरान में एक शहर है रामसर, उसी के नाम पर इसका नाम रामसर पड़ा, क्योंकि ये जो संधि है, ये जो सम्मेलन है, वो 2 फरवरी 1971 में 2 फरवरी 1971 में ईरान के इसी रामसर शहर में हुई थी, इसीलिए इसको जो है रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1882 को हस्ताक्षर किया था। ये जो संधि है ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, और 1971 में ये सम्मेलन हुआ था। लेकिन भारत इसमें शामिल कब हुआ था? तो 1 फरवरी 1982 को हुआ था। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क तारंभी अनुक्रमण के अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? लाइकेन, मनुष्य, जड़ी बूटी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन इसका सही जवाब हो जाएगा। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन शैवाल और कवक का जो म्यूटलिज्म है, शैवाल और कवक आपस में जो संबंध बनाते हैं, जो म्यूटलिज्म शो करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी शो करते हैं, उन्हीं का एक म्यूटलिज्म है लाइकेन। ये लाइकेन क्या करता है? लाइकेन वायु प्रदूषण का इंडिकेटर है। जब हमारे वातावरण में वायु प्रदूषण अधिक हो जाता है तो ये लाइकेन जो होता है ये अपना हरा रंग छोड़ देता है और डेड हो जाता है, इसलिए ये वायु प्रदूषण का इंडिकेटर भी माना जाता है। ठीक है, ये शैवाल और कवक का मिश्रण है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है। अब देखिए, मीथेन जो है वो कई जगह से उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें से बताना है कि मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है। गेहूं का खेती, धान की खेती, गन्ने की खेती, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धान की खेती। धान की खेती से मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। मीथेन एक गैस है जिसे CH4 लिखा जाता है। CH4 ये धान की खेती में बहुत ज़्यादा निकलता है। इसके अतिरिक्त भी मीथेन गैस जो है वो बहुत जगह से निकलता है, जैसे कोयला जलाने पर, जैसे अगर आप किसी पशु को जुगाली करते हुए देखते होंगे, पशुओं की जुगाली करने से मीथेन गैस निकलता है। साथ ही साथ गोबर से, जब गोबर गैस जो होता है उसमें भी मीथेन गैस निकलता है। इस तरह कई जगहों से मीथेन गैस निकलता है, लेकिन जो भारत में इसका जो ऑप्शन के अनुसार है वो हो जाएगा धान की खेती। धान की खेती से बहुत ज़्यादा, धान के खेत में बहुत ज़्यादा मीथेन गैस रिलीज होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषण सूचित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसा प्रदूषण सूचित करता है। आर्कटिक द्वारा, मैंग्रोव द्वारा, लाइकेन द्वारा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था SO2 यानी कि ये वायु प्रदूषण की बात कर रहा है। SO2 की मात्रा जब हवा में बढ़ जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब हवा में बढ़ जाएगी तो क्या होगा, लाइकेन जो होगा ये प्रदूषण शो करेगा। ठीक है, लाइकेन जो होता है ये अत्यधिक प्रदूषित होने पर इसका डेड हो जाता है। ये अत्यधिक संवेदनशील होता है प्रदूषण के प्रति। जब SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो ये मर जाता है। ठीक है, और ये उन क्षेत्रों में कभी नहीं देखने को मिलेगा जहाँ पर SO2 की मात्रा अधिक होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये अम्लीय वर्षा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। SO2 HO2 से यानी जलवाष्प से क्रिया कर H2SO4 बनाता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और वो अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये भारत के गोवा राज्य में है। कहाँ पे है, गोवा राज्य में है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सलीम अली नेशनल पार्क भारत के गोवा में है। ठीक है, बर्ड सेंचुरी है ये सलीम अली, और ये भारत के गोवा में है। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सलीम अली, इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया सलीम अली नेशनल पार्क। ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है। IUCN का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन नेशन, ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि IUCN की स्थापना कब हुई थी। तो IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड ना देखे, कभी कभी ऑप्शन में ग्लैंड भी दे देता है, तो आपको याद रखना है कि ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड डाटा बुक जिसे कहते हैं वो जारी किया जाता है IUCN के द्वारा। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। अगला क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। 5%, 10%, 15%, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पहले की ही वीडियो में पढ़ा था, जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ऊर्जा जाती है वो 10% जाती है। अगर यहाँ पे 1000 किलो एनर्जी है तो यहाँ पे 100 किलो ही बचेगी, क्योंकि 10% ही ऊर्जा जाती है, और यहाँ पे 10% और यहाँ पे 1%। अधिकतम पोषण स्तर 4 या 5 ही बन पाता है, क्योंकि उसके आगे ऊर्जा खत्म हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा ट्रांसफर का जो नियम है वो 10% ही है, और इसे लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था ऊर्जा ट्रांसफर का नियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि जो 10% ऊर्जा का नियम है वो किसने दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने इसका जो है 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं। जलोदभिद, मरुदभिद, लौहभिद, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ से पूछा है श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि
जो जलोदभिद है और लवणभिद है, दोनों पादप हैं और दोनों में ही श्वसन मूल पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या फिर ना के बराबर होती है। इन पौधों की जड़ों के कुछ भाग जमीन से बाहर आते हैं, वे श्वसन में मदद करते हैं और उन्हीं को श्वसन मूल कहा जाता है। श्वसन मूल क्या होता है? ये जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें जो है वो जमीन से बाहर आ जाती हैं, इनकी जड़ें बाहर आ जाती हैं और इन्हीं को श्वसन मूल कहा जाता है। ये श्वसन में इनकी मदद करती हैं क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है, जो ज़मीन होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक और प्राइमरी प्रदूषक यानी प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो डायरेक्ट हवा में मिलते हैं, वो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। लेकिन द्वितीय प्रदूषक वो होते हैं जो किसी न किसी से रिएक्शन करके प्रदूषक बनाते हैं। तो इसमें से पैन, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपको दिया है द्वितीय प्रदूषक कौन सा है, तो आपको बता दें इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक से अधिक। एक से अधिक क्यों? क्योंकि ओजोन, पैन और सल्फर डाइऑक्साइड ये तीनों ही द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो द्वितीय प्रदूषक होते हैं ये प्राथमिक प्रदूषकों से मिलकर ही बने होते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों से मिलकर, प्राथमिक प्रदूषकों से परस्पर क्रिया करके ये निर्मित होते हैं द्वितीय प्रदूषक। ठीक है, जबकि प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप में वायु प्रदूषक मतलब वायु में प्राप्त हो जाते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब, और कणिक तत्व। यहाँ से आपसे बता दें ये जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ये द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, जबकि पैन यह आपका द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसने दिया था? ओडम, लिंडमैन, क्लिनवेंट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ओडम। ओडम ने क्या दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह का नियम दिया था। ठीक है, क्या दिया था? वाई आकार का ऊर्जा प्रकार का नियम। वहीं आपसे अगर पूछ ले ऊर्जा प्रवाह के 10% का नियम किसने दिया था, तो लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था और ओडम ने वाई आकार के ऊर्जा प्रवाह का नियम दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया? मतलब भारतवर्ष में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही थी इनमें से कौन सी वो चीज़ है जिसका इनके विरुद्ध जो है वो आरंभ किया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, चिपको आंदोलन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। एक से अधिक यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे। ये तीनों ही जो हैं, नर्मदा बचाओ, टिहरी बांध और चिपको, ये तीनों ही जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही थी इनके विरुद्ध आरंभ किए गए थे। ठीक है, गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से एक है। अगर आपसे पूछा जाए नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है या सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने किया था। ज़्यादातर नाम मेधा पाटेकर का देखने को मिलता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? मेधा पाटेकर संबंधित है और ये आंदोलन जो है 1985 में स्टार्ट किया गया था। ये नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए था। ठीक है, वही बात करें अगर टिहरी बांध की, तो टिहरी बांध उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर पर है। चिपको आंदोलन कहाँ फेमस था और इसके जो किसने इसको स्टार्ट किया था, इस मूवमेंट के हेड कौन है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेथेनोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है? मेथेनोग्लोबिमेनिया क्या नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती तब होता है, या फिर कैडमियम, फास्फेट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नाइट्रेट। पानी में जब नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है या पानी के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से अगर हम नाइट्रेट को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं, हमारे शरीर में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है, तब मेथेनोग्लोविया नामक बीमारी होती है। मेथेनोग्लोविया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो है स्वास्थ्य जो होता है वो खराब होने लगता है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर का कोई भी अंग सही से कार्य नहीं कर पाएगा और जो बॉडी होगी, जो हमारा ब्लड होगा वो रेड ना होके ब्लू होने लगता है। ठीक है, मेथेनोग्लोबिया में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है और हमारे ब्लड का रंग नीला होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह
बहुदिशीय, एक दिशीय, त्रिदिशीय होता है। मतलब यहाँ पे पूछा है ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो हम सभी ने देखा है कि ऊर्जा का प्रवाह एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर से नीचे जाता है, यानी कि एक दिशीय होता है। दो दिशीय कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऊर्जा ऊपर नीचे से ऊपर जा रही और ऊपर से नीचे आ रही, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, केवल नीचे से ऊपर जाती है ऊर्जा। ठीक है, एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों होगा? क्योंकि जितने भी जैविक और अजैविक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं, दोनों ही पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में वो चीज़ें आती हैं जो सांस ले सकती हैं, जिनमें जीवन होता है, जो रिप्रोडक्शन करती हैं, श्वसन करती हैं, भोजन लेती हैं। ऐसी चीज़ें जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो कोई प्लांट हो, कोई एनिमल हो, उपभोक्ता हो या फिर अपघटक हो, सब जैविक घटक के अंतर्गत आती है। अगर बात करें अजैविक घटक की, तो अजैविक घटक के अंतर्गत ऐसी चीज़ें आती हैं जो वायुमंडल में तो मौजूद है, लेकिन वो रिस्पायरेशन की क्रिया नहीं करती हैं, भोजन नहीं लेती हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं, जैसे कि वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा यानी कि मिट्टी। ये सब चीज़ें अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों ही पारितंत्र के घटक हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी कि जंतु, पादप और सूक्ष्म जीव तीनों ही जैविक घटक हैं और ये पारितंत्र का अंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? लैंडफिल से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, तरल पेट्रोलियम गैस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। लैंडफिल यानी क्या होता है? लैंडफिल मतलब होता है आप बड़ा सा गड्ढा बनाएं और इस गड्ढे में कचड़े को डाल दें, कूड़े को डाल दें, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ को डाल दें, अपशिष्ट को डाल दें और उसके बाद इस गड्ढे को ढक दें, यही कहलाता है लैंडफिल। और इससे जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। जब इस गड्ढे को आप ढक देते हैं तो इसमें अनेक प्रकार की बैक्टीरिया जो होती हैं इसका डिकम्पोज करती हैं, इसका बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि इसमें बायोडिग्रेडेबल मैटर डाले होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को दफनाया जाता है जो होते हैं, तो इनको बैक्टीरिया द्वारा जो है इनको सड़ा गला दिया जाता है और इसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं, उसमें से मीथेन भी एक है। मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें भी यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल के आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? अब देखिए, जंगल का आहार श्रृंखला पूछा है, पादप, हिरण, शेर, यही पहला आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पादप को हिरण खाते हैं और हिरण को शेर खाते हैं और तीनों ही जंगल में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं हमारा क्या होगा, पादप, मेढक और सांप। पादप को मेढक खाते हैं क्या? मेढक पादप को खाते हैं? ये सही है, तो मेढक पादप को नहीं खाते हैं, ये गलत है। अगला है पादप, खरपतवार, पादप यानी प्लांट को खरपतवार खाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पादप यानी प्लांट को हिरण खाते हैं और हिरण को शेर खाते हैं, यही जंगल की श्रृंखला है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्लास्टिक डेक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता, यानी कि पर्यावरण में जो प्लास्टिक है वो किस क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होता? जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता, मृतोजीवी के द्वारा नहीं होता, परजीवी के द्वारा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो गैर बायोडिग्रेडेबल प्लांट है, इसका अपघटन नहीं होता है, किसी भी माध्यम से इसका अपघटन नहीं होगा, चाहे जीवाणु हो, चाहे मृतोजीवी हो या परजीवी हो, कोई भी इसका अपघटन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है ये अघुलनशील होता है, ये अपघटित होता है। ठीक है, ये कभी भी इसका विघटन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के स्रोत को कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते में शामिल है। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते, सौर सेल, पवन चक्की, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। क्यों? क्योंकि यहाँ से पूछा है ऊर्जा का वो स्रोत जो कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता है। तो हम सभी को पता है कि चाहे सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, भूतापीय ऊर्जा हो, यानी कि जो पृथ्वी से ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, या सोलर से जो ऊर्जा, सोलर पैनल लगा के बनाया जा रहा है, या पवन चक्की के द्वारा जो ऊर्जा बनाया जा रहा है, इनमें से कोई भी ऊर्जा कार्बन की मात्रा को उत्सर्जित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक।
अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में शंखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आहार तंत्र, आहार स्तर, आहार जाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आहार जाल। ठीक है, आहार जाल में जो श्रृंखलाओं की लंबाई या जटिलता होता है उनमें बहुत कम अंतर होता है और इसी को आहार जाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बीपीएससी स्कूल टीचर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, हमने अभी बात किया था कि ऊर्जा का नियम लिंडमैन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ऊर्जा जाती है, ये कितना ऊर्जा जाती है? 10%। ये ऊर्जा का नियम लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लेकिन यहाँ से पूछा है जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, ये प्लांट से, पौधों से कितने % ऊर्जा लेती है? तो जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, ये पौधों से मात्र 1% ऊर्जा ही ले पाती है, 1% ऊर्जा ही लेती है। 1% ऊर्जा में चाहे वो 100 किलो कैलोरी ले, 1000 किलो कैलोरी ले, 50 किलो कैलोरी ले, लेकिन 1% ऊर्जा ही ले पाती है। तो इसमें पूछा गया जो क्वेश्चन है वो यही पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश से पौधे कितने % ऊर्जा लेते हैं? तो 1% लेते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे कितना % ऊर्जा लेते हैं? 1 पौधे। और उत्पादक से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये लोग कितने % ऊर्जा लेते हैं? 10% ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? देखिए, वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि अभी हम लोगों ने मेधा पाटेकर को पढ़ा था। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। आपसे पूछा कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ये जो है पर्यावरण और वन संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा लड़े थे, पर्यावरण को बचाने के लिए और वनों की कटाई को रोकने के लिए इन्होंने एक मूवमेंट किया जिसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। और ये आंदोलन 1973 में हुआ, जब वनों की कटाई की जाने लगी, पौधों को काटा जाने लगा, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें बचाया और इनका साथ बहुत सारे लोगों ने दिया। सब लोग पेड़ों से चिपक गए और बोले कि इन्हें काटने से पहले आपको मुझे काटना पड़ेगा। जैसे इनके जो सहयोगी थे उसमें चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत और अन्य लोगों ने भी इनका सहयोग दिया। पेड़ों से चिपकने के कारण इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा और ये आंदोलन 1973 में हुआ था। मेधा पाटेकर किससे संबंधित है? तो मेधा पाटेकर जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। बात करें अमृता देवी बिश्नोई की, तो ये बिश्नोई समाज एक बिश्नोई होता है, वहाँ पे इन्होंने भी पेड़ों के संरक्षण से संबंधित है, इन्होंने भी पेड़ों को बचाने के लिए मूवमेंट चालू किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पूछा है प्रथम पोषी स्तर पर कौन मौजूद होता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर कौन मौजूद होता है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, सबसे ये जो ट्रॉपिक लेवल होता है, ये पहला ट्रॉपिक लेवल, दूसरा ट्रॉपिक लेवल, तीसरा ट्रॉपिक लेवल और चौथा ट्रॉपिक लेवल। पहले में उत्पादक होते हैं, दूसरे में प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर और प्रथम प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल पे कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरे में प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं क्योंकि पहले पे उत्पादक होते हैं। तो यहाँ से ट्रॉपिक लेवल पूछा है, प्रथम पोषी स्तर पूछा है, कौन होता है? तो प्रथम पोषी स्तर पर स्वपोषी होते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश की एनर्जी से 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और आगे ये प्राइमरी कंज्यूमर जिन्हें शाकाहारी कहा जाता है उसमें 10% ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं। शाकाहारी के द्वारा मांसाहारियों को ऊर्जा ट्रांसफर की जाती है और मांसाहारियों के द्वारा सर्वाहारियों को ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? यहाँ पे पूछा है अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में सनलाइट के प्रेजेंस में कौन सा जीव है जो परिवर्तित करता है? स्वपोषी, कुछ जीवाणु, जंतु, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि जीवाणुओं में भी एक आपने सुना होगा साइनोबैक्टीरिया का नाम, जिसे BGA ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनके पास भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये जो होते हैं ये भी सूर्य के प्रेजेंस में अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। स्वपोषी जो होते हैं जिन्हें प्लांट्स कहा जाता है ये स्वपोषी होते हैं, ये तो अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते ही हैं। तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषक के जैसे ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेट, हाइड्रोकार्बन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि साबुन के जो अपशिष्ट हैं वो ग्लिसरॉल, पॉलीसल्फेट और सल्फोनेट, हाइड्रोकार्बन तीनों ही साबुन के अपघटक हैं, तीनों ही साबुन के प्रदूषक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र, गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र जैसा कोई भी भू रासायनिक चक्र नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र ये जो है ये चक्र देखने को मिलते हैं। ठीक है। गैसीय चक्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे जो चक्र होते हैं, जो गैस होते हैं वो शामिल होते हैं, जबकि फास्फोरस जो होते हैं ये कोई भी चक्र नहीं बनाते हैं। फास्फोरस चक्र लंबी व छोटी अवधि के होते हैं, इसलिए ये जैव भू रासायनिक चक्र नहीं बनाते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र कौन कौन बनाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है। फास्फोरस जो होते हैं ये क्यों जैव भू रासायनिक चक्र नहीं बनाते हैं? क्योंकि ये लंबी और छोटी अवधि के होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।